जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न चुनिंदा हैं और कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो जो है बहुत ही डिटेल में हम देखने वाले हैं। हर प्रश्न को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला सवाल क्या है? मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कब किया गया? देखिए, अभी मतदान करने की जो न्यूनतम आयु कितनी है वो है 18 वर्ष, लेकिन पहले जो 18 वर्ष नहीं होती थी। पहले मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती थी? वो होती थी 21 वर्ष। ठीक है, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया? देखिए, 61वां संविधान संशोधन लाया गया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू लाया गया था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ये लाया गया था दोस्तों 1988 में। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1988 में। ठीक है, जिसके तहत क्या किया गया? मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बारे में चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है, वो लोकसभा से कब पारित हुआ था? तो ये लोकसभा से, ठीक है, ये लोकसभा से पारित हुआ था 15 दिसंबर 1988 को ये लोकसभा से पारित हुआ। उसके बाद ये गया राज्यसभा में। ठीक है, और ये राज्यसभा से कब पारित हुआ? तो यह अधिनियम 20 दिसंबर, कुछ दिन चर्चा के पश्चात 20 दिसंबर 1988 को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई अधिनियम या बिल लाया जाता है, वो पारित हो जाता है, तो अंतिम रूप से हस्ताक्षर के लिए किसके पास जाता है? वो जाता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के साइन करते ही वह अधिनियम जो है कानून बन जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये किया गया था 28 मार्च, ठीक है, 28 मार्च 1989 को। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति का साइन कब हुआ? 1989 में, और बिल लाया गया था 1988 में। तो न्यूनतम आयु को 18 वर्ष कब किया गया प्रश्न पूछेगा तो हो जाएगा 1989। क्यों होगा? क्योंकि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद में ही क्या होता है कि कोई अधिनियम जो है कानून का रूप ले पाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1989 जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहां से देखिए कुछ पॉइंट और देख लीजिए। जैसे कि जब यह बिल लाया गया, ठीक है, जब मतदान की उम्र को 18 वर्ष किया गया, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, ठीक है, या फिर रामास्वामी वेंकट रमन, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। अब प्रधानमंत्री भी पूछता है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे इस समय दोस्तों राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये तो हो गया पहला सवाल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो अच्छा, खराब लग रहा है तो खराब। अगर हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं तो वो भी आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो सर और ज़्यादा बेटर होगा करके। ठीक है, हम आपके कमेंट पर जरूर गौर करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इससे संबंधित जो हम तथ्य बताने वाले हैं वो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको एक बात बता दें कि अकबर जो है वह उसने क्या किया था? अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अकबर ने क्या किया था? अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, अब इसका काम क्या था? इस विभाग का इसका काम था कि जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखे गए हों, उनको फारसी भाषा में अनुवाद करना। फारसी में क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी, इसीलिए। ठीक है, अब उसमें देखिए अबुल फजल क्या करता है? अबुल फजल जो है उसने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। अब ये पंचतंत्र को लिखा किसने था? तो विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था। ठीक है, अब देखिए एक और नाम क्या दिया है? हाजी इब्राहिम सरहदी। तो इसने क्या किया था? इसने अथर्ववेद को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, उसके बाद नाम दिया है फैजी। तो फैजी ने क्या किया था? एक तो फैजी ने लीलावती नामक ग्रंथ को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। दूसरा नल दमयंती।
ठीक है, नल दमयंती नामक पुस्तक का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, अब ये नल दमयंती जो है ओरिजिनली किसके द्वारा रचित है, तो ये सूरदास जी के द्वारा। ठीक है, नल दमयंती की रचना जो है सूरदास ने किया था, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं फारसी भाषा में अनुवाद किया वो किसने किया था, फैजी ने किया था। ठीक है, अब अगला क्या दिया, नकीब खां। ठीक, अब नकीब खां के साथ में दो और नाम जोड़ लीजिए। पहला कौन सा, शेख सुल्तान। ठीक है, नकीब खां के साथ में हो जाएगा शेख सुल्तान, और दूसरा नाम यहां पे जोड़ लीजिए अब्दुल कादिर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये तीनों ने क्या किया था, तीनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से रामायण, ठीक है, क्या क्या, रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तीनों ने क्या किया था, रामायण और फारसी भाषा का अनुवाद किया, रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, और जो महाभारत का अनुवाद किया था उसको क्या नाम दिया गया था, उसको नाम दिया गया था रज्मनामा। ठीक है, महाभारत के फारसी भाषा के अनुवाद का क्या नाम है करके भी प्रश्न पूछता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रज्मनामा। ठीक है, रज्मनामा तो नाम दिया गया था, अब रज्मनामा का अर्थ क्या है करके पूछता है, तो ये हो जाएगा युद्धों की पुस्तक। रज्मनामा का अर्थ है युद्धों की पुस्तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए महाभारत का अन्य नाम करके पूछता है, तो इसका अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता। तो ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नकीब खां। ठीक है, लेकिन साथ में दो नाम और याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो है शेख सुल्तान और दूसरा है अब्दुल कादिर बदायूनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखिए यहाँ पे कूट वाले प्रश्न दिया गया है, और इसी टाइप के प्रश्न क्या है अभी सीजीपीएससी और व्यापम में भर भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछना जो है बहुत कम हो चुका है। तो चलिए, एक तरफ दिया है पुस्तक का नाम और दूसरी तरफ क्या दिया है, लेखक का नाम। तो इसको पहले सुमेलित करना है और कूट के हिसाब से उसका उत्तर देना है हमको। ठीक है, चलिए पहला क्या दिया है, यंग इंडिया। तो ये यंग इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, तो यंग इंडिया पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं, ए का हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए अगला क्या दिया है, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो ये है अब्दुल कलाम या फिर अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1। अब अगला क्या दिया है, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4। ठीक है, अब अगला क्या दिया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर मैच खा रहा है, 3 1 4 2, किसमें है 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक है, पहले चौरी चौरा कांड के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, तब इस मेन मुद्दे पर आएंगे। ठीक है, अब चौरी चौरा क्या है, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। इस जिले के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है चौरी चौरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर जिसके अंदर एक गांव पड़ता है चौरी चौरा। यहां पे क्या हुआ था, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यकर्ताओं ने, ठीक है, क्या किया था कि आंदोलन करते हुए, ठीक है, 4 फरवरी को कभी कभी क्या लेता है, कभी कभी 5 फरवरी भी लेता है। ठीक है, कंफ्यूजन का कारण क्या है, 4 फरवरी की रात और 5 फरवरी का सुबह, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है,
तो 4 फरवरी की रात को क्या किया गया था कि आंदोलनकारियों ने चौरा चौरी नामक स्थान में एक पुलिस थाना था, ठीक है, तो इस पुलिस थाने को आग लगा दिया गया था, ठीक है, पुलिस थाने को क्या कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था। इस आग में 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, इस आग में क्या होता है, 22 पुलिसकर्मी जल करके मर जाते हैं, ठीक है, इस आग में 22 पुलिसकर्मी जल करके मर जाते हैं, ठीक है, और इस घटना से विक्षिप्त होकर के, इस घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर वापस ले लेते हैं, ठीक है, वापस कब लेते हैं, 4 फरवरी को तो ये कांड हुआ था, वापस लेते हैं 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है, तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था, ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण साम्राज्य जनरली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य कौन सा, ठीक, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछता है, लेकिन कभी कभी ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अब बच्चे क्या करेंगे कि ढूंढने लग जाएंगे कि ब्राह्मण साम्राज्य है क्या, ठीक है, तो देखिए एक शासक था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, इसने क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना किया था, शुंग वंश का संस्थापक इसको माना जाता है, और इसकी जो जाति थी वो क्या थी, ब्राह्मण थी, ये जातिगत रूप से क्या था, ये था दोस्तों ब्राह्मण, ठीक है, ये ब्राह्मण जाति का था। इस और इसके जाति के जितने क्या हुए इसके बाद में राजा हुए वो क्या कहलाए, ब्राह्मण साम्राज्य के राजा कहलाए, ठीक है, क्योंकि ये ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है, तो जब भी आपको ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक पूछेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, ये ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक था, शुंग वंश का भी संस्थापक यही था, ठीक है, इसका नाम क्या है, पुष्यमित्र शुंग, इसी के नाम पर शुंग वंश पड़ा, और ये ब्राह्मण जाति का था, इसीलिए ब्राह्मण साम्राज्य भी इसको कहा जाता है। अब इसकी राजधानी के बारे में पूछता है, ठीक है, तो इसकी राजधानी, इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो राजधानी बनाया था दोस्तों विदिशा को, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, विदिशा को राजधानी बनाया था। अब ऑप्शन में बाकी चीजें जो दी है उनको भी समझा देते हैं। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त कौन से वंश का संस्थापक था, तो ये है गुप्त वंश, गुप्त वंश का संस्थापक था ये, ठीक, बृहद्रथ कौन था, तो ये मगध के सबसे प्राचीन, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, राजधानी थी गिरिब्रज, इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, या उसी को क्या कहा जाता है, राजगृह, वर्तमान में इसको राजगृह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह जो है मगध की राजधानी थी। अगला क्या दिया है, दंती दुर्ग, तो ये दंती दुर्ग कौन था भाई साहब, दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, ठीक है, ये दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी मान्यखेत, ठीक है, इसकी राजधानी थी मान्यखेत। अब देखिए वीडियो आपको लंबा लग रहा होगा, कई लोगों को लग रहा होगा वीडियो बहुत लंबा है, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आराम से पढ़ा रहे हैं तो कई सारे पॉइंट भी तो बता रहे हैं, ठीक है, अगर आपको खाली इसका आंसर बता देते कि ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और आगे बढ़ जाते, तो आपको जो इतनी सारी बाकी डिटेल समझाई गई है उसके बारे में थोड़ी पता चलता, और एग्जाम में तो यही सब आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसीलिए पूरे क्वेश्चन को डिटेल से देखिए, आराम से देखिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। अब भैया ये संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, जब भी किसी ऐसे टॉपिक पर, ठीक है, या ऐसे बिल पर बहस छिड़ जाता है जिसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों को एक साथ बिठा करके, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठा करके
किसी अधिवेशन को या किसी बिल को पास कराना होता है, दोनों की सहमति से पास होता है, और जो एक साथ जब उसका बैठक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है हर बार, ठीक है, कि ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, देखिए लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन जब दोनों कंबाइन रूप से बैठेंगे, संयुक्त अधिवेशन होगा, तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। ठीक है, उसके साथ कई पॉइंट भी बता दिए। अब अनुच्छेद पूछ रहा है, तो कौन से अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था है, चलिए देख लेते हैं सभी अनुच्छेद को बारी बारी से। पहला दिया है अनुच्छेद 14, ये क्या है, ये है विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद को बताता है, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अनुसार। अनुच्छेद 123 का है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, अभी अध्यादेश क्या मतलब क्या हुआ, देखिए जब कोई काम सरकार को त्वरित रूप से करना होता है और उसके लिए ज्यादा समय नहीं रहता है। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, कानून बनाने के लिए पहले लोकसभा में पास करवाना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में, फिर जाकर राष्ट्रपति की दस्तखत होगा। लेकिन किसी कार्य को तुरंत करना होगा तो उस समय क्या करते हैं, सरकार जो है राष्ट्रपति से आग्रह करती है कि इस संबंध में आप अध्यादेश जारी कर दीजिए, बाद में हम उसको पास करा लेंगे। जैसे कि नोटबंदी करना हो, फटाक से कर दिए, है ना, बिल लाने की जरूरत नहीं। धारा 370 हटाना हो, पहले हटा दिया, उसके बाद में फिर बिल पास करवाते रहे, इस प्रकार से। ठीक है, तो यह अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 123 के तहत। और अनुच्छेद 108 जो है, यही क्या है, यही है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किसमें किया गया है, तो यह अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सवाल है, रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी होगी भाई, चलिए बता देते हैं। पहले हम कुछ और ऑप्शन दिया है उनको समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, हैजा दिया है। ठीक है, तो हैजा किसके कारण से होता है, हैजा होता है विब्रियो कोलेरा जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है, विब्रियो कोलेरा, ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। तो विब्रियो कोलेरा जीवाणु के कारण जो है हैजा रोग होता है। ठीक है, अब अगला दिया है चेचक रोग। तो चेचक किसके कारण होता है, ये वेरियोला वायरस के कारण, वेरियोला वायरस या फिर विषाणु, ये किसके कारण से होता है, ये इसके कारण से क्या होता है, तो चेचक रोग होता है। ठीक है, अब मधुमेह रोग या इसको शक्कर बीमारी बोलते हैं, शुगर बीमारी, या फिर इसको बोला जाता है क्या, डायबिटीज। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है, ये होता है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से यह बीमारी होता है। ठीक है, जब हमारा पेनक्रियाज या अग्नाशय ठीक से काम नहीं करता है तो इंसुलिन का उत्पादन जो है अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ब्लड में शक्कर की मात्रा जो है बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और हमें मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्या दिया, प्लेग। तो प्लेग किसके कारण होता है, तो ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस ये क्या है, ये एक प्रकार का जीवाणु है, इसके कारण होता है। अब इसको फैलाने में कौन सहायक होते हैं, तो देखिए जो भी जानवर या फिर कोई पशु, ठीक है, इस जीवाणु से संक्रमित है, ठीक है, और उसको जाकर के कोई पिस्सू काट लेता है,
ठीक है। पिस्सू, पिस्सू का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का ये मच्छर के टाइप का ही होता है, वो भी मानव का रक्त जो चूसने का काम करता है, खून पीता है वो, ठीक है। पिस्सू या फिर जू, ठीक है, जू, खटमल या फिर क्या, चूहे। अगर ये किसी संक्रमित चीज के संपर्क में आते हैं और ये मानव के संपर्क में उसके बाद में आते हैं तो मानव में भी इसका संक्रमण हो जाता है प्लेग का, ठीक है। अब देखिए मेन मुद्दे पर आते हैं, क्या दिया है, रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए चावल जो होता है ना दोस्तों, सफेद चावल, ठीक है, सफेद चावल, सफेद चावल से कहने से क्या तात्पर्य हुआ, वो ना स्टीम राइस नहीं रहता है, ठीक है। तो सफेद चावल को खाने से, जैसे हम सफेद चावल खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ब्लड में जो है, शरीर के खून में शर्करा की मात्रा, शर्करा या शुगर की मात्रा जो है 11% तक बढ़ जाती है। क्या होता है, शक्कर की मात्रा जो है 11% तक बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या है, अब देखिए ब्लड में क्या हुआ, शक्कर की मात्रा बढ़ा, 11% बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। तो यही क्या होता है, शुगर वाले पेशेंट के लिए ये क्या करता है, देखिए चावल से तो बीमारी नहीं होता है, लेकिन चावल से शुगर का लेवल जो है जरूर बढ़ जाता है, ठीक है, सफेद चावल खाने से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह रोग, ठीक है। चावल खाने से मधुमेह रोग का खतरा रहता है, ठीक। अब एक और चीज यहां से देख लीजिए, अब हमें चावल भी खाना है और मधुमेह रोग भी ना हो, तो इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, स्टीम राइस, ठीक है, स्टीम राइस का उपयोग कर सकते हैं। धान को क्या कहता है, धान को एक बड़े से डेचकी में, उसमें क्या किया जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी और नमक मिला करके, या नमक ना भी मिलाए तो पानी मिला करके उसको उबाला जाता है, ठीक है, ठीक। तो उससे क्या होता है, स्टीम जो है, पानी का स्टीम बनता है और धान से होकर के जाता है, तो उसमें जो शक्कर की मात्रा रहती है वो खत्म हो जाती है, और वो जो है शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो स्टीम राइस में क्या होता है, शर्करा की मात्रा या कम मात्रा में शर्करा पाया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो रोजाना चावल खाने से क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती के जलने पर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, कि ऊर्जा या ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक तरफ से दूसरे तरफ, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इसका सिर्फ रूपांतरण हो सकता है, ठीक है। तो जब मोमबत्ती जलता है तो ऊर्जा के कौन से रूप का रूपांतरण कौन से रूप में होता है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण। तो ये क्या होता है, मोमबत्ती में तो नहीं होता है, ये किस में होता है, ये होता है विद्युत बल्ब में, ठीक है दोस्तों, ये विद्युत बल्ब में होता है, ठीक। अब मान लीजिए यहां पे क्या है, एक बल्ब है, ठीक है, ये क्या है, एक बल्ब है, ठीक है। इस पर हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, ठीक है। इस पर हम क्या किए, विद्युत ऊर्जा दिए, तो इससे क्या हुआ, ये जलने लगा, जलने लगा तो यहाँ से क्या निकला, प्रकाश निकला और उष्मा निकला, ठीक है। तो ये क्या करता है, विद्युत बल्ब, ये करता है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अब अगला दिया है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो ये किसको द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है डायनेमो के द्वारा, ठीक है, डायनेमो के द्वारा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जेनरेटर, ठीक है। डायनेमो या जनरेटर क्या करता है, कि जब मान लीजिए ये क्या है, ये एक जनरेटर है या डायनेमो है, ठीक है। तो इसको जब हम घुमाएंगे तो यहां से क्या होगा, विद्युत पैदा होगा या विद्युत का उत्पादन होगा, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा लगा रहे हैं, यहां से विद्युत ऊर्जा हमें मिल रहा है, तो ये किसमें होता है, डायनेमो या जनरेटर में। नेक्स्ट क्या दिया है, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण, ये किससे होता है, देखिए आप गिटार जानते हैं, जिससे म्यूजिक बजाया जाता है, ठीक है, गिटार या फिर सितार, गिटार या सितार, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं, अर्थात हम इस प्रकार से उसके तार रहते हैं, उसको क्या करते हैं, उंगली से हिलाते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली वो हिलाते हैं तो क्या होता है, वहां से ध्वनि निकलता है। तो ये क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। अगला क्या बोलता है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण। तो ये किससे होता है, ये होता है मोमबत्ती से। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये एक मोमबत्ती है, ठीक है, ये एक मोमबत्ती है जो कि
इस प्रकार से यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, जब ये जल रही है तो क्या हो रहा है, मोमबत्ती का जो मोम है वो रसायन है। ठीक है, तो रसायन जो है दिया को, इसको बत्ती को जलने में सहायता कर रहा है और खुद पिघल करके इस प्रकार से गिरता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा है वो क्या कर रहे हैं, दिया जल रहा है या मोमबत्ती जल रही है, उससे हमें प्रकाश मिल रहा है या फिर ऊष्मा मिल रहा है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देख लीजिए क्या दिया है, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, आप जानते हैं 5 मंडल होता है। ठीक है, 5 मंडल होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में आता है ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल के बाद में क्या आता है दोस्तों, आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद में क्या आता है, उसके ऊपर में बाह्य मंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 मंडल होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे कि देखिए, पहला क्या है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, ये 8 से 18 किलोमीटर तक, पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है जितनी भी मौसमी संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल, बादल जो हमें दिखते हैं वो कहाँ रहती हैं, इसी मंडल में आते हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है, और आंधी आती है। ठीक है, आंधी भी जो आती है वो क्षोभ मंडल में ही आती है, आंधी तूफान आता है, वर्षा होती है या बरसात होती है, वो भी क्या होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, अगला क्या दिया है, उसके बाद दिया है समताप मंडल। तो समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, वायुयान जो उड़ता है, ठीक है, वायुयान जो उड़ता है वो इसी समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, अब अगला क्या दिया है, ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल की ऊंचाई है दोस्तों 32 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर के बीच में क्या है, ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पे हमको पाया जाता है ओजोन। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पृथ्वी को, जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो होती है, ठीक है, इस प्रकार से आती हैं पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत जो है वो रक्षा करती है पृथ्वी की। ठीक है, पराबैंगनी किरण आने वाले पराबैंगनी किरणों से ये रक्षा करती है। ठीक है, अगला क्या दिया है, अगला दिया है आयन मंडल। तो आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो है 60 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आयन मंडल। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो संचार उपग्रह रहते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के द्वारा संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं वो इसी मंडल में स्थापित किया जाता है। ठीक है, यहां से क्या होता है, रेडियो सिग्नल का परावर्तन होता है। लिख देते हैं, रेडियो सिग्नल या तरंग का परावर्तन। ठीक है, रेडियो सिग्नल या तरंग का परावर्तन होता है, जिससे हम क्या देख पाते हैं, टीवी देखने में, ठीक है, रेडियो सुनने में और राडार का उपयोग करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। ठीक, अब इसके बाद में एक और मंडल आता है। ठीक है, देखिए, इसके बाद में एक नाम आ जाएगा ई। ठीक है, यहां पे क्या मंडल आएगा, बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल। अब इस बाह्य मंडल की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 640 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 640 से लेकर के अनंत किलोमीटर तक। ठीक, अब इस बाह्य मंडल में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो इसमें पाया जाता है बाह्य मंडल में, एक तो प्रमुखता पाया जाता है हाइड्रोजन, जिसको हम H2 लिखते हैं। ठीक है, और क्या पाया जाता है, हीलियम गैस। ठीक है, ये दोनों जो है बाह्य मंडल में पाए जाते हैं। चलिए, आज का हमारा लास्ट सवाल देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन जब एक बार पूछता है ना तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं,
पहला नाम हमको दिया है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक है। जब भी अगर आपको पूछेगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, देखिए ये क्वेश्चन छोटा सा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। ये सेम क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है, ठीक है। किस एग्जाम में पूछा गया है? सीजीपीएससी प्री एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, ठीक है। हेरोडोटस किसके जनक हैं? तो ये इतिहास के जनक। अगर आपसे पूछे कि इतिहास का जनक कौन है तो हो जाएगा हेरोडोटस। तो हिकेटियस कौन है दोस्तों? तो ये भूगोल का जनक है, भूगोल का जनक है हिकेटियस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देना है, अगर आपसे पूछता है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक है दोस्तों इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज क्या है? ये है व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो कभी कभी क्या है, हिकेटियस न दी करके खाली इरेटोस्थनीज भी दे दिया रहता है। तो जब ऐसा दिया रहेगा तो आपको किसको टिक करना है? इरेटोस्थनीज को, ठीक है। लेकिन अगर हिकेटियस दिया रहेगा और भूगोल का जनक पूछेगा तो हिकेटियस को टिक करेंगे। अगला सवाल क्या है, मतलब और अगला ऑप्शन है अरस्तु। तो अरस्तु किसका जनक है? तो यह है जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो ये है अरस्तु। अरस्तु जो है क्या है दोस्तों? वो जीव विज्ञान का जनक है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टिक करना है हमको ऑप्शन नंबर सी हिकेटियस, ठीक। और इसके पहले वाले का क्या था? इसका पहले वाले का सही जवाब था दोस्तों, देखिए वायुयान किस मंडल में तैरते हैं? तो उड़ते हैं, तो ये हो जाएगा समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये रहा आज की आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर खराब लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक का चाहते हैं ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।